बेटी बहू को जोरदार सबक। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बेटी बहू को सबक सिखाना ज़रूरी था। 2 दिन से अस्पताल में भर्ती अपने पिता को सीमा बस नम आंखों से एक टक निहार रही थी। जब जब वो अपने पिता को दर्द से तड़पते देखती, उसकी आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगता। जिसे विकास और उसके सास कोमल जी हर बार संभालते और समझाने की कोशिश करते, लेकिन सीमा से अपने पिता की यह तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी सीमा के ससुर जी आए और बोले, लो बेटा, कुछ खा पी लो, वरना तुम्हारी हालत और ख़राब हो जाएगी। सीमा नम आंखों से बोली, नहीं पापा जी, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए। आनंद जी बोले, बेटा, तुम अपने साथ साथ अपने अंदर पल रहे उस नन्हे से जान को क्यों सजा दे रही हो? उसका क्या दोष है? सीमा अभी 2 महीने से प्रेग्नेंट है, लेकिन कमजोरी के कारण डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि क्योंकि उसका अच्छे से ख्याल रखा जाए। और बेटा, तुम चिंता क्यों करती हो? हम सब हैं ना यहाँ, देखना कुछ नहीं होगा। कोमल जी और आनंद जी ने सीमा के सर पे हाथ फेरते हुए उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, लेकिन सीमा के कानों तक किसी के भी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। मानो अपने पिता को ऐसी हालत में देख वो भी कोई पत्थर की मूरत बन गई हो। बड़ी मुश्किल से कोमल जी ने सीमा को 2 बिस्किट और चाय पिलाए। कुछ देर बाद पिता के पास जाकर सीमा धीरे से अपने आंसू को छिपाते हुए बोली, बाबूजी, आंखें खोलिए ना, देखो आपकी सीमा आई है। कई बार सीमा शब्द सुनने के बाद मुश्किल से मनोहर बाबू ने अपनी आंखें खोली। सीमा बिटिया, पिता की आवाज़ सुनकर मानो जैसे सीमा के शरीर में एक जान से आ गई हो। मनोहर बाबू कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे तो सीमा पिता का माथा सहलाते हुए बोली, हाँ हाँ बाबूजी, बोलिए ना बेटा, रोटी सब्जी। सीमा बोली, मैं अभी लेकर आती हूँ बाबूजी, बस आप मेरा इंतज़ार करना। सीमा उस वक्त एक पल के लिए भी अपने बाबूजी को अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिता को भूखे भी नहीं छोड़ सकती थी। कोमल जी बोली, बेटा, तू ऐसी हालत में इतनी भाग दौड़ नहीं कर पाएगी, तू यहीं रुक, मैं लेकर आती हूँ। नहीं मम्मी जी, आज मैं बाबूजी को अपने हाथों से खुद बनाकर खिलाना चाहती हूँ, पता नहीं फिर कभी यह मौका मिलेगा भी या नहीं। कोमल जी मदद करने के लिए साथ चली गई। इधर विकास और आनंद जी मनोहर बाबू की देख रेख में वहीं बैठे रहे थे। विकास को तो बस यही चिंता खाई जा रही थी कि अगर पापा जी को कुछ हो गया किसी भी हालत में, सीमा को नहीं संभाल पाएगा। पिता की तो उसमें जान बसती है। इसी सोच में वो मनोहर बाबू के पास बैठा उनके सर को बस सहलाता जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद सीमा खाना लेकर अस्पताल पहुंची तो पूरे कमरे में सन्नाटा पसरा देख खाने का टिफिन उसके हाथ से छूट जमीन पे गिर पड़ा और वो चीख पड़ी, नहीं बाबूजी, ऐसा मत कीजिए बाबूजी, आंखें खोलो। बाबूजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अभी तो आपको अपने नातिन पोते के साथ खूब मस्ती करनी है। आप ही कहते थे ना कि सीमा, जब तेरे बच्चे होंगे तो देखना, मैं ही उन्हें अपने पास रखूँगा और तुझसे ज़्यादा उन्हें लाड प्यार करूँगा, उनके साथ फिर से अपना बचपन जीऊँगा। सीमा की ऐसी हालत देख वहाँ मौजूद सभी का हृदय मानो फटा जा रहा था। सीमा अपने पिता की सबसे लाडली थी। माँ को तो कभी उसने देखा ही नहीं था, पिता ने ही उसे माँ बाप दोनों बनकर पाला। मनोहर बाबू ने अकेले अपने दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। बच्चों को कभी अपनी माँ की कमी महसूस न हो, इसलिए वो उनकी हर छोटी से छोटी बातों और ज़रूरतों का ध्यान रखते। समय बीता, बच्चे दोनों पढ़ लिख कर अपने अपने पैरों पर खड़े हो गए तो समय के साथ साथ दोनों की भी शादी करती गई। पर सीमा के जाते ही मनोहर बाबू को अपना वो घर काटने को दौड़ने लगा था। अकेलापन के कारण मनोहर बाबू अंदर से टूटे जा रहे थे। अकेलेपन के कारण वो अब अक्सर बीमार रहने लगे थे। उन्हें भूख ठीक से खाने को नहीं देती थी। कभी उनका हाल चाल पूछती। मनोहर बाबू बहुत देर से खाने का इंतजार कर रहे थे, मगर बहू तो अपनी माँ से गप्पे लड़ाने से फुर्सत नहीं। क्या बताऊँ माँ, 2 पल वो अपने ससुर से नज़र क्या हटाती हूँ, वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाजार से कुछ सामान लाई थी, वो भी बाहर रखा पड़ा है, भावना अपनी माँ आंचल जी से कहती है।
तभी उसकी नज़र अपने ससुर मनोहर बाबू पे पड़ती है। भगवान बाबूजी, आप भूल जाते हैं कि आप इंसान हैं। कोई इस तरह चना खाता है? आपको पता है कि चना का गुच्छा ज़्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है। अपने पेट का अंदाज़ा नहीं है क्या? तो कम से कम पूछ लिया करो। अब इतना खाना है कि रात में आपको खाना नहीं मिलेगा। इतना कहकर भावना ने उनके हाथ से प्लेट छीन ली और बोली, बाबूजी चुपचाप से अपने कमरे में जाकर बैठ जाइए और खबरदार अपने कमरे से निकले तो बताओ बाजार से गुच्छा मंगाया था कि शनिवार को थोड़ा सा खाओगे? मुझे तो याद ही नहीं था कि घर में ससुर ने ही जानवर पाल रखा है। बेचारे मनोहर बाबू डरे हुए बच्चे की तरह चुपचाप अपनी कमरे में जाकर बैठ गए और अपनी पत्नी की तस्वीर को देखकर उनकी आंखें भर आई। कुछ देर बाद उनका बेटा आकाश दफ्तर से आया। भावना ने पूरी बात बताई तो आकाश अपनी शर्ट की बाजू मोड़ते हुए अपने पिता के सामने आकर कमर में हाथ रख के खड़ा हो गया और बोला, बाबूजी, आप इंसान से जानवर कब बन गए? आपको कितनी बार कहा है ज़रूरत से ज़्यादा मत खाया करो, फिर इधर उधर गंदगी फैलाते रहोगे तो कौन साफ करेगा? ज़्यादा परेशान करोगे तो किसी दिन शहर के बाहर चौराहे पर जाकर छोड़ आऊँगा। दिमाग खराब कर दिया है। इतना कहकर वो कपड़े बदलने चला गया। मनोहर बाबू सोचने लगे, जिस बेटे के लिए दुनिया भर की स्वादिष्ट चीज़ सामने लाकर रख देता था, आज वो बेटा अगर मुझे भरपेट खाना देता है तो मैं जानवरों जैसी हरकत नहीं करता। इस हालत का जिक्र करूँ भी तो किसी से बात भी तो नहीं करने देती। मेरी सीमा बिटिया जो कभी फ़ोन करती है तो यह दोनों मेरे सामने आकर खड़े हो जाते हैं ताकि मैं उसे अपना दुख दर्द न बोल सकूं। ईश्वर, आखिर मेरे नसीब में तुमने क्या लिखा है? जब इस धरती पे मेरे लिए कोई नहीं तो क्यों नहीं मुझे अपने पास बुला लेते? इतना कहकर मनोहर बाबू रोने लगे। मनोहर बाबू, जिसका एक समय में 80-90 किलो से वजन कम नहीं होता था, आज लगता है सूख कर 40-50 किलो के हो गए हैं। अपना 3 मंजिला मकान है, सबसे नीचे उनका बेटा बहू अपने परिवार के साथ रहता है, ऊपर के कमरे किराए पर लगे रहते हैं, जिसका पैसा आकाश लेता है पर अपने पिता को भरपेट खाना भी नहीं दे पाता है। अगले दिन मनोहर बाबू अपने कमरे के दरवाजे के पास नीचे बैठकर रसोई की तरफ अपनी बहू बेटे को खाना खाते हुए देख रहे थे। उसके चाहकर भी आज भूख बर्दाश्त न हुई और डाइनिंग टेबल पर जल्दी से बैठकर बोले, बहू, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ मुझे भी खाने को दे दो। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ डाइनिंग टेबल पर आकर बैठने की? अपनी औकात भूल गए क्या? उठिए और जाइए अपने कमरे में, जब तक मैं अपने बच्चों और पति को खाना न खिला देती आपको नहीं मिलेगा। मनोहर बाबू बेटे की तरफ देखे तो बेटा बोले, सही तो कह रही है, वो पिछली बार आपने सारा डाइनिंग टेबल खराब कर दिया था, इसलिए आप यहाँ बैठ कर नहीं खा सकते। मनोहर बाबू अपमान के घूंट पीकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन वो बोले, बहू, भावना, सावन का महीना ख़त्म होने को है, अब वो रक्षाबंधन आएगी, क्या सीमा आएगी? बेटी का नाम लेते हुए उसके चेहरे पर एक अलग सी खुशी होती थी। सच्ची बोली, हाँ आएगी भाई, इसी नेक जो लेना है। मनोहर बाबू बोले, बहू, सीमा कभी खाली हाथ तो नहीं आई, बच्चों के लिए, तुम लोगों के लिए कितनी सारी चीज़ लाती है, फिर ऐसा क्यों कहती हो? बेचारी साल भर में एक बार तो आती है, तुम्हारे कारण उसने आना ही कम कर दिया। और सही है, क्यों आएगी? जब मायके में इज्जत और प्यार नहीं मिलता तो कोई भी लड़की नहीं आती है। इतना कहकर वो उदास अपने चारपाई पर जाकर बैठ गए और अपनी रोटी का इंतज़ार करने लगे। समय बीता, दोनों दिन मनोहर बाबू की हालत खराब होने लगी थी। अब वो लग रहा था बस हड्डियों का ढांचा ही बच गया है। रक्षाबंधन का समय आया। सीमा अपने मायके आई और आते ही पिता के कमरे में चली गई। मनोहर बाबू को देखकर वो हैरान हो गई और बोली, बाबूजी, आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। जैसे कि वो कुछ कहना चाहे। भावना सीमा का हाथ पकड़ के उसे हॉल में ले आई और बोली, यहाँ आकर बैठिए, उस कमरे की कितनी भी सफाई कर लो, बहुत बदबू आती है। सीमा की नज़र अपने पिता से हटी नहीं रही थी, मानो वे कुछ कहना चाह रहे थे। सीमा ने कहा, भाभी, आपके हाथ की चाय मिल जाती तो मज़ा आ जाता। भावना चाय बनाने गई तो
मौका पाकर वो पिता के पास गई। मनोहर बाबू धीरे से बेटी के नम आंखों से बोले, बेटा तुम्हारी भाभी मुझे आधा पेट खाना देती है, वो मुझे भूखी ही मार देगी। जब दोबारा मांगता हूँ तो चिल्लाती और कहती है, जितना देती हूँ चुपचाप खा लो वरना इतना भी नहीं दूंगी। ज़्यादा खाना खाओगे तो खुद भी परेशान रहोगे और हमें भी परेशान करेंगे। इतना कहते कहते मनोहर बाबू का गला भर आया। सीमा पिता के मुँह से यह सब सुनकर हैरान रह गई और बोली, बाबूजी आपने पहले क्यों नहीं बताया। तुरंत उसने अपनी थैली से काजू बर्फी निकाली और जैसे ही पिता के सामने रखी, वो झट से बर्फी को ऐसे खाने लगी मानो जमाने के भूखे हो। तभी भावना चाय लेकर आई। चाय नीचे रख कर बोली, अरे अरे सीमा, ये तुमने क्या किया। इन्हें यह सब चीज़ें मत खाने को दो। अगर पेट खराब हो गया तो साफ सफाई तो मुझे करनी पड़ेगी। तुम तो चली जाओगी, पीछे से मेरी हालत खराब हो जाएगी। और आप बाबूजी खाने की चीज़ देखते नहीं कि टूट पड़ते हैं, इसलिए जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए। सीमा मन मसूक कर रह गई और बार बार पलटकर अपने पिता की तरफ देख रही थी और पिता की आंखों मानो न जाने कितना कुछ उससे कहना चाह रही थी। अगले दिन राखी थी। भाई को राखी बांधकर मिठाई खिलाई और भावना से बोली, भाभी क्या एक दो पीस बाबूजी को मिठाई दे दो। आकाश बोला, बिल्कुल नहीं, तुम यहाँ आकर मेरे घर के नियमों को मत बदलो, जैसा चल रहा है चलने दो। यह लो तुम्हारा नेक, वैसे भी थोड़ी देर में तुम्हारे जाने का समय हो जाएगा। इतना कहकर आकाश उठकर वहाँ से चला गया। ऐसी राखी बंधवाना उसकी एक मजबूरी थी। सीमा अपने सामान को बैग में रखने लगी और भावना से बोली, भाभी क्या कुछ रोज़ के लिए बाबूजी को मैं अपने साथ ले जाऊं? थोड़े दिन वो मेरे साथ रहेंगे तो आपको भी आराम मिल जाएगा। भावना कुछ नहीं बोली, पर जैसे यह बात आकाश के कान में गई वो भड़क उठा। तू बाबूजी को अपने साथ क्यों ले जाएगी? इतने साल तक मैंने किया है तो आखिरी समय में भी मैं कर लूँगा। कोई ज़रूरत नहीं अपने साथ ले जाने की। क्या बाबूजी ने तुमसे कुछ कहा? बाबूजी ने कुछ नहीं कहा, बस मेरा ही मन हो रहा था कि कुछ रोज़ उन्हें अपने साथ रखूं, पर आप मना कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। सीमा की मन की बात मन में ही रह गई। भाई से सवाल जवाब कैसे कर सकते थे? चाचा ने सिखाया था कि बचपन से भाई को समाज में ऊंचा दर्जा और बेटियों को भाई से दबकर रहने की रिवाज जो चली आ रही थी। मायके में भाई से दब कर रहो और ससुराल में जेठ और ससुर से दब कर रहो। कि औरतों को खुले अपने मन की बात कहने का भी अधिकार नहीं? यही सब सोचते सोचते सीमा एक बार पलटकर अपने पिता की तरफ देखी तो उसके चिरमदाता तरसते हुए निगाहों से सीमा को देख रहे थे। आंखों में आंसू लेकर सीमा चौखट पार कर रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि शायद इस बार कुछ छूट रहा है। अब तो मनोहर बाबू का एक एक दिन वहाँ पहाड़ जैसा बीतने लगा था। वो बहू से भूख भूख चिल्लाते रहते, लेकिन बहू सुनकर भी अनदेखा करती थी। आज 15 दिन से ऊपर हो गया। सीमा को जब पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके ससुराल में जैसे खुशियों का टाटा ही लग गया और सीमा की वो यह खुशी पिता की उदासी देखकर अधूरी सी थी। अब यह खबर देने के लिए सीमा अपने बाबूजी को फ़ोन करने ही जा रही थी कि उससे पहले ही भावना का फ़ोन गुनगुना उठा। सीमा, बाबूजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, अगर मिलना हो तो एक आखिरी बार मिल लो। ये खबर सुनकर सीमा छटपटा गई। दूसरे दिन विकास के साथ मायके पहुंची तो खबर मिली कि मनोहर बाबू अस्पताल में भर्ती है। सीमा हैरानी से बोली, पर भैया भाभी आप लोग यहाँ कैसे? बाबूजी के पास कौन है? वहाँ आकाश बोला, सीमा देखो हमने बाबूजी को भर्ती करा दिया है, अब आगे तुम देख लो। मुझे तुम्हारी भाभी के साथ उसके मायके जाना है, उसकी मम्मी पापा की आज सालगिरह है। वैसे भी बाबूजी के चक्कर में पहले ही लेट हो गए हैं। दोनों की बातें सुनकर सीमा का खून खौल उठा, लेकिन उसने उस वक्त मौके की नजाकत को समझते हुए अपना पर्स लिया और जल्दी से दरवाजे पर जो रिक्शा मिला उसे लेकर दोनों अस्पताल पहुंची। उधर से खबर मिलते ही कोमल जी और आनंद जी भी अस्पताल पहुंचे और आते तुरंत वहां का मोर्चा संभाल लिया था। सीमा अपने पिता को देखकर उसकी आंखें भर आई। वो उसे पहचान भी नहीं पा रही थी। सीमा का 2 दिन से रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर के पूछने पर सीमा
उसके पास गई और कान के पास जाकर धीरे से बोली, बाबूजी आंखें खोलो ना, देखो आपकी सीमा आई है। कई बार सीमा शब्द सुनने के बाद मनोहर बाबू ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और बेटी सीमा भूख लगी है। पिता की एक्सपर्ट सी आवाज़ सुनकर बेटे को लगा मानो रेगिस्तान में किल मिल गए हो। सीमा बड़े प्यार से पिता का माथा सहलाते हुए बोली, हाँ हाँ बाबूजी, मैं लेकर आऊँगी, बताइए ना बाबूजी क्या खाना है। पूछते पूछते उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ से बोले, रोटी सब्जी। सीमा बोली, हाँ बस 2 पल दीजिए, मैं अभी लेकर आती हूँ बाबूजी, मेरा इंतज़ार करना। इतना कहकर सीमा अस्पताल के बाहर भेजा और उसने इंतजाम भी कर लिया। जैसे ही वो कमरे में आई चारों तरफ सन्नाटा था। शायद देर हो चुकी थी। उसके हाथ से रोटी सब्जी का डब्बा गिर गया और वो चीख पड़ी, नहीं बाबूजी ऐसे मत जाओ। पर बाबूजी तो बिना खाए पिए 15 दिन से भूखे पेट इस दुनिया से ही चले गए। इतना कुछ होने के बाद भी बेटी बहू एक बार भी पिता को देखने नहीं आए। बड़ी मुश्किल से विकास ने संभाला सीमा को। देखते ही देखते आधा अधूरा मायका भी खत्म हो गया। कुछ देर में लोग घर पर जमा हो गए। दोनों भाई भाभी अपनी दुनिया में हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, मानो उसको कोई दुख था ही नहीं और वो उनके जाने का इंतजार कर रहे थे। सारे क्रियाक्रम समाप्त हुए। 12 दिन बाद भोज का इंतजाम हुआ। एक कोने में बाबूजी की तस्वीर लगी थी और सीमा चौखट का सहारा लेकर बस एक टक मनोहर बाबू की तस्वीर को देखते ही जा रही थी और मन ही मन कह रही थी, बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अगर मैं थोड़ा सा सहज दिखाती तो आज आप भूखे नहीं जाते। सीमा चलो कुछ खा लो। सब इंतजार कर रहे। अचानक से भाई की आवाज़ से सीमा पिता की यादों से बाहर आई और वो जोर से बोली, नहीं भैया मुझे नहीं खाना, बिल्कुल भूख नहीं है। आकाश बोला, थोड़ा सा खा लो, देखो कितनी सारी चीज़ बनी है, सब बाबूजी के पसंद की बनवाई है। मैंने तो हमेशा शिकायत करती थी कि हम बाबूजी की पसंद नापसंद का ख्याल नहीं रखते, पर आज देख सब बाबूजी की पसंद का है। उन्हें भी आज बहुत मुझ पर गर्व हो रहा होगा। चल आजा। आकाश बार बार सीमा को खाने के लिए कह रहा था और सीमा के सामने अपने भूखे पिता का बेबस चेहरा बार बार घूम रहा था। वो चुपचाप जाकर चटाई पे बैठ गई जहाँ सारे घर वाले बैठे थे। थाली में तरह तरह की सब्जी पकवान मिठाई परोसा जा रहा था। जैसे किसी ने उसकी थाली में आलू की सब्जी डाली। उसके कानों में मनोहर बाबू की आवाज़ गूंज रही थी कि सीमा भूख लगी है बेटा, रोटी सब्जी ला दे। सीमा एकदम से उठ खड़ी हुई और बोली, मैं खाना नहीं खा सकती, इस घर का एक दाना भी मैं अपने मुंह में नहीं ले सकती। जिस घर में मेरे पिता को भूखे प्यासे मार डाला गया है, मैं उस घर में खाना नहीं खाऊंगी। आकाश ने गुस्से में सीमा को आंखें दिखाते हुए बोली, कि आंखें मुझे मत दिखाओ, मेरी आंखों में तुम्हारे लिए बस नफरत के सिवा कुछ नहीं है। तुम तो इतने गिरे इंसान हो, जिस पिता ने तुम्हें रहने लायक बनाया, इतना घबरा घर दिया, अरे इतना किराया आता था, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुम्हारे जैसा नालायक बेटा अपने पिता को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे पाया। क्यों? सीमा रुती हुई जोर से बोली, सुनो समाज वालों, आज मेरे पिता खाली पेट इस दुनिया से चले गए। देखो ऐसे बेटे अगर तुम्हारे घर में भी हो तो कभी भी अपनी संपत्ति उसको मत देना, वरना वो तुम्हें एक एक रोटी के लिए तरसाएंगी और तुम्हारी बहू तुम्हारे साथ जानवरों जैसा सलूक करेगी। भावना की भी बोली, सीमा भांग तो नहीं पी ली हो या कैसी बातें कर रही हो, सबके सामने हमारा तमाशा बना रही हो। सीमा की भाभी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, तो सीमा से आज बर्दाश्त नहीं हुआ और सबके सामने एक जोरदार तमाचा उसके गाल पे जरते हुए बोली, हाँ सच्चाई की भांग पी ली हूँ मैं आज। सच्चाई बुरी लग रही है ना आपको? बाबूजी मुझे कहते थे कि तुम उन्हें भूखी रखती हो, भर पेट खाना तक नहीं देती हो, पर मैं सोचते थे कि आज न कल तुम्हें एहसास होगा और तुम सुधर जाओगे, पर तुम दोनों सुधरने वाले नहीं थे। आकाश बोला, सीमा सारी तमीज़ भूल गई हो क्या? कैसे बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से? सीमा भाई को भी एक जोर का तमाचा लगाई और बोली, खबरदार जो आज बीच में बोला तो, अरे शर्म आती है
मुझे तो तुझे अपना भाई कहते हुए जिस पिता ने तुम्हारी बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी की, तुमसे उसे 2 रोटी के लिए भी भूख से तड़पा तड़पा कर मार डाला। तुमने जो बाबूजी के साथ किया है उसके लिए मैं तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर दिलवाऊँगी। चुपचाप अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम लोग को कोर्ट तक लेकर जाऊंगी। सबके साथ साथ सीमा का पति भी हक्का पक्का सा उसे देखता रह गया। जो लड़की कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती थी, आज पिता के लिए अपने भाई से भी लड़ भिड़ गई। अरे समाज के सामने सीमा ने उसे कोर्ट में ले जाने की चौंधी दी। सब लोग बोले, देखने में तो लगता था कि इसके जैसा बेटा हो तो किसी को क्या दिक्कत है, पर किसी मालूम था कि यह अपने बाप को भरपेट खाना भी नहीं देता था। और अब तो कानून भी ऐसा बन गया है कि इसे अपने करने की सज़ा भुगतना ही होगी। कोमल जी सीमा के पास आकर बोले, बेटा जाने दे, ऐसे लोगों को तेरा इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। सीमा बोली, मम्मी जी अगर आज मैं चुप रह गई तो न जाने आने वाले कितनों दिनों में कितने ही पिताओं को ऐसे भूखे पेट मरना होगा, और ना ही मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। तभी कुछ देर बाद एक वकील मनोहर बाबू के हाथ में लिखी हुई चिट्ठी लेकर पहुंचे, जिसमें लिखा था कि उन्होंने अपनी वसीयत से फिर बदल कर अपने बेटे बहू को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। इतना सुनते ही जैसे बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि बाबूजी ने यह सब कब किया। दरअसल मनोहर बाबू को खुद की नज़र आने लगा था कि वो 4 दिन के मेहमान नहीं, लेकिन जाने से पहले वो अपने बेटे बहू को एक सबक ज़रूर देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अस्पताल में भर्ती होने से पहले अपने दोस्त को सारी बात बताई। यह सब परवाना भी अब कुछ नहीं कर सकते थे। दोनों को लोगों ने इतना शर्मिंदा किया कि सर झुकाए उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना पड़ा। सीमा ने अपने रिश्तेदारों के सामने बाबूजी की संपत्ति को वृद्धाश्रम वालों को दान कर दिया, यह कहकर कि जैसे मेरे पिता भूखे पेट इस दुनिया से चले गए हैं, मैं नहीं चाहते कि किसी और का बाप भूखे चले जाए। यही होगी मेरे पिता को मेरी श्रद्धांजलि। समय बीता सीमा ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। एक बार फिर से खुशी का माहौल था, लेकिन सीमा अभी भी उदास थी। यह सोचकर कि अगर आज बाबूजी जिंदा होते तो आज वो बहुत खुश होते। इतने अरमान थे उनके सीमा के बच्चों के साथ खेलने का, खूब मस्ती करने का। सीमा बस अपने बाबूजी की तस्वीर के आगे रोई जा रही थी। तो दोस्तों, सीमा ने जो अपने भैया भाभी के साथ किया, उन्हें सज़ा दिलवाई, क्या उसका फैसला सही था या गलत, ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।